हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय सीरीज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस का न्यू चैप्टर। ठीक है, इसका हम 6 एडिशन कवर कर रहे हैं और इसके जो ऑथर है वो है रामेश अंसारी और श्यामकांत बी नवते। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज 5th चैप्टर। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 4 को कवर किया था, उसमें मैंने बेसिक एसक्यूएल के बारे में समझाया था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि अब हम यहाँ पर मोर एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, ट्रिगर्स, व्यूज एंड स्कीमा मॉडिफिकेशन को कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे फर्स्ट, मोर कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल रिट्राइवर क्वेरीज। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कंपैरिजन इन्वॉल्विंग नल एंड 3 वैल्यूज लॉजिक। ठीक है, कंपैरिजन हम इसमें करेंगे कि नल वैल्यूज क्या होती है और 3 वैल्यूज लॉजिक क्या होती है। तो एसक्यूएल का जो रूल्स कहता है फॉर डीलिंग विथ नल वैल्यूज, ठीक है, नल वैल्यू इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मिसिंग वैल्यू। नल वैल्यू का मतलब क्या होता है? मिसिंग वैल्यूज, बट दैट इज यूजुअली वन ऑफ 3 डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, जब भी हम नल वैल्यूज की बात करते हैं तो बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज द नल, व्हाट वी कैन डिफाइन, हाउ कैन आई डिफाइन, है ना। तो देखो, सबसे पहली बात कि हम 3 टाइप से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। दैट इज कि वैल्यू अननोन, जो वैल्यू अननोन है एग्जिस्ट तो करती है बट हमको पता नहीं है। ठीक है, एक वैल्यू जो होगी नॉट अवेलेबल, एक वैल्यू ऐसी जो अवेलेबल नहीं है ना, एग्जिस्ट तो करती है बट पर्पसली विथ हेल्ड। ठीक है, जब हमको जरूरत पड़ेगी, जब हमको मिल जाएगी। और वैल्यू इज नॉट एप्लीकेबल, या तो वैल्यू एप्लीकेबल होगी ही नहीं, तो वह एट्रीब्यूट इज अनडिफाइंड फॉर दिस टपल, मतलब उस टपल के लिए वो एट्रीब्यूट अनडिफाइंड। ठीक है, सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस टाइप से हम इन तीनों डेफिनेशन को कवर करें। सबसे पहली बात, a non value, a person's date of birth is not known, so it is represented by null in the database। एक पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है तो सही, एग्जिस्ट तो करती है बट वी डोंट नो, है ना, हमको नहीं पता है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? नल कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है अनअवेलेबल विथ हेल्ड वैल्यू, यानी एक पर्सन हैज अ होम फोन, एक पर्सन के पास अपना एक घर का फोन है बट डज नॉट वांट टू बी लिस्टेड। ठीक है, वो उसको लिस्ट में ऐड नहीं करना चाहता, सो इट इज अ विथहेल्ड एंड रिप्रेजेंटेशन एज अ नल। वो उसको उसी टाइम पे बताएगा जब जरूरत होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको रिप्रेजेंट एज अ नल कर सकते हैं। आया बात समझ में? ठीक है, आगे समझते हैं नॉट एप्लीकेबल एट्रीब्यूट्स, विच इज ऑन एट्रीब्यूट इज अ लास्ट कॉलेज डिग्री, है ना, हमको एक एट्रीब्यूट है लास्ट कॉलेज डिग्री हमारी, वुड बी नल। कैसे करेंगे? फॉर अ पर्सन हु इज अ नो कॉलेज डिग्री बिकॉज डज नॉट अप्लाई टू दैट पर्सन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि पर्सन की जो मतलब उतनी कोई कॉलेज डिग्री के लिए अप्लाई ही, मतलब उसको कॉलेज डिग्री नहीं मिली है, क्यों? क्योंकि उसने किसी कॉलेज डिग्री के लिए अप्लाई नहीं किया। एग्जिस्ट तो करती है वो डिग्री, है भी सही, ठीक है, लेकिन उसने अप्लाई नहीं किया है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये 3 आपको मतलब समझ में आ गए। आई होप नेक्स्ट टाइम आप अगर नल का मतलब डेफिनेशन आपसे कोई पूछेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से जवाब देंगे। आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज नल वैल्यू, तो नल वैल्यू इज व्हाट इट इज एग्जिस्ट बट इट डज नॉट नोन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑफन नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन विच ऑफ द मीनिंग इज इंटेंडेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको नहीं पता है कि हम उसका मीनिंग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम उसको भी नल वैल्यूज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एसक्यूएल डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ नल। लेकिन जो एसक्यूएल है, हमने यहाँ जो नल वैल्यूज पढ़े हैं ये जनरलाइज वे है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एसक्यूएल की बात करूं तो एसक्यूएल कुछ ऐसे मतलब डिफरेंट मीनिंग प्रोड्यूस नहीं करता है। इन जनरल, each individual null values is considered to be different from every other null values in the various database records। क्या बोल रहा है? इन जनरल में बात करूं तो जो इंडिविजुअल नल वैल्यूज हैं वो ऐसे कंसिडर की जा सकती है कि वो हर एक डिफरेंट नल वैल्यू से अलग होगी, मतलब हर एक डेटाबेस में अपना एक नल वैल्यू होगी, हर नल वैल्यू की मीनिंग अलग अलग डिफाइन करेंगे। ठीक है, जब भी हम नल वैल्यूज इज इन्वॉल्व, मतलब हम नल वैल्यूज इज इन्वॉल्व इन द कंपैरिजन ऑपरेशन, द रिजल्ट कंसिडर इज अननोन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेशन लगाते हैं नल वैल्यूज में, तो वो अननोन
दिखाती है, ठीक है। इट मे बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। एसक्यूएल यूजेस 3 लॉजिक वैल्यू। हमने ऊपर क्वेश्चन में यही बात कर, हमने ऊपर जो टॉपिक था हमारा उसमें थ्री वैल्यूज क्या थी, तो यही है 3 वैल्यूज क्या है कि ट्रू, फॉल्स एंड अननोन, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बजाय इंस्टेड ऑफ 2 वैल्यूज का यूज करते हैं विच इज बुलियन होगी, जो कि ट्रू और फॉल्स होगी, ठीक है। अब इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू डिफाइन द रिजल्ट ऑफ ट्रूथ वैल्यूज। इन ट्रूथ वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए हम 3 लॉजिक एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं विच इज एंड, और, एंड, नो, ठीक है। तो आगे समझते हैं डिटेल में अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक सिलेक्ट प्रोजेक्ट ज्वाइन, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि सिलेक्ट, और जब सिलेक्ट करते हैं उसको ज्वाइन करते हैं फिर उसको प्रोजेक्ट करते हैं, ये हमारी सिलेक्ट ज्वाइन प्रोजेक्ट क्वेरी कहलाती है। इसका जनरल रूल है कि ओनली दोस कॉम्बिनेशंस ऑफ टपल्स दैट इवेल्यूटेड द लॉजिक एक्सप्रेशन वेयर क्लोज होगा जिसके अंदर, तो हम इसको सिलेक्ट क्वेरीज बोल रहे हैं, जिसके अंदर वेयर क्लोज जो होगा वो ट्रू सिलेक्ट होगा, ठीक है। टपल कॉम्बिनेशन होगा, है ना, इवेल्यूटेड एज ए फॉल्स। अगर अगर टपल कॉम्बिनेशन इवेल्यूट करता है फॉल्स को या अननोन को, तो दे आर नॉट सिलेक्टेड, ठीक है, वो सिलेक्ट नहीं होगा। यानी कि समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है कि टपल, जब लॉजिकल एक्सप्रेशन में वेयर क्लॉज होगा अगर वो ट्रू होगा तभी हम उसको ट्रू मानेंगे। अगर टपल कॉम्बिनेशन में अगर फॉल्स होगा या अननोन कहलाएगा या नल बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉट सिलेक्टेड होगा, ठीक है। एसक्यूएल हमेशा अलाउ करता है, एसक्यूएल अलाउज वेदर एन एट्रीब्यूट की वैल्यू नल, है ना, एक एट्रीब्यूट को हम नल कर सकते हैं रादर यूजिंग दिस और दिस, है ना। ये वाला एसक्यूएल क्वेरी में हम ये ऑपरेशंस को यूज नहीं करते हैं, हम इसकी जगह ऐसे कंपैरिजन को यूज करते हैं जिसको हम इज और इज नॉट बोलते हैं, ठीक है। एसक्यूएल कंसिडर ईच नल वैल्यूज इज बीन डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर नल वैल्यूज। मतलब हर नल वैल्यूज का अपना एक निश्चित डिस्टिंक्ट है, मतलब एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है कुल मिला के, ठीक है। सो इक्वलिटी ऑफ कंपैरिजन इज नॉट एप्लीकेटेड, तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो एसक्यूएल का अपना एक नल मीनिंग है, और हम अगर अदर जगह पे नल वैल्यूज पढ़ते हैं लाइक डिस्क्रीट मैथ्स वगैरह में, तो वहां पर अपना एक उसका वैल्यू है। समझते हैं क्वेरी से हमको रिट्राइव करना है द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु डोंट नो हैव अ सुपरवाइजर, जो जिनके पास कोई सुपरवाइजर नहीं है, और हमको उन एम्प्लॉय के नाम सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो हम सेम करते हैं सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी यूज करी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। फ्रॉम किससे करना है, क्योंकि टेबल हमारी कौन सी हो जाएगी, एम्प्लॉय नेम की टेबल हो जाएगी, क्योंकि हमको एम्प्लॉय इनके नेम सिलेक्ट करने। वेयर सुपर नेम, है ना, वेयर सुपर, और हमने लगाया यहाँ पे इज नल, जिसके हमको उनको बताना है कि कोई नहीं है, तो हम सुपर और इज ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं और नल बता रहे हैं, उनका कोई भी नहीं है, ठीक है। आगे समझते हैं नेस्टेड क्वेरीज एंड टपल्स सेट मल्टी सेट कंपैरिजंस को। तो देखो, सम क्वेरी रिक्वायर्स एग्जिस्टिंग वैल्यू इन द डेटाबेस बी फेच्ड एंड देन यूज्ड टू कंपैरिजन कंडीशन। क्या बोल रहा है कि जो कुछ क्वेरीज होती हैं वो एग्जाइटिंग वैल्यू को यूज करती हैं जिसके अंदर हम कंपैरिजन कंडीशन को यूज करते हैं, मतलब उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट है डेटा और हम उसको बस यूज कर रहे हैं। सच क्वेरीज कैन बी कन्वेंशनली फॉर्मुलेटेड बाय यूजिंग नेस्टेड क्वेरी। उसी वही जो क्वेरीज होती है वो नेस्टेड क्वेरीज से बनी होती है, फॉर्मुलेटेड होती है, ठीक है। विच आर कंप्लीट सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ब्लॉक, है ना, जो किससे, जैसे हमने मान लो कि हमने करा सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ब्लॉक से हम सिलेक्ट करेंगे, तो हमको कुछ बनाने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी फेच कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यूज को फेच कर रहे हैं विथ वेयर डेटा, है ना, ऑफ क्लॉज ऑफ अनदर क्वेरीज। तो ये चीज हमारी थी, आगे हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे दे भी रखा है ना, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, और हम ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसमें से निकाल रहे हैं, ठीक है। हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, जो फर्स्ट जो इसका 4th चैप्टर था बेसिक वाला, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें हम सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें कवर करेंगे। को रिलेटेड नेस्टेड क्वेरीज, क्योंकि बस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन ऑफ दैट टॉपिक, ठीक है, दैट्स इट, इसमें हमको यूज नहीं करेंगे हम इसको।
Whenever the condition in the where clause of the nested query references some attributes of relation declared in outer query. क्या बोल रहा है कि जो भी कंडीशन लगी रहती है वेयर क्लॉज में, तो क्लॉज ऑफ नेस्टेड क्वेरी रेफरेंस सम एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन मतलब आउटर क्वेरी में डिक्लेयर किया जा सकता है. टू क्वेरीज आर सेड टू बी कोरिलेटेड. कैसे? आपने एक क्वेरी ली, दूसरी क्वेरी ली, आपने एक क्वेरी को पहले डिफाइन कर दिया, उसका रिजल्ट आपको मिल गया, ठीक है. फिर आपने इसी क्वेरी का यूज करके नेक्स्ट क्वेरी में अपनी रेफरेंस डाल दिया. समझ रहे हो? तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कोरिलेटेड बोलेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड हो गई. कंसिडर नेस्टेड क्वेरी इज इवेल्यूटेड वंस फॉर ईच टपल इन द आउटर क्वेरी. देखो वही बोल रहा है कि एक टपल से हमने उसको फाइंड कर लिया इसमें, और इसके बाद हम उसका नेक्स्ट में यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ कोरिलेटेड क्वेरी. आपको याद रहे इसका मीनिंग. The exist and unique functions in SQL. तो exist मतलब क्या होता है SQL में, तो यूज टू चेक द रिजल्ट ऑफ कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरीज एम्प्टी. क्या बोल रहा है कि जो हम कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी हम चेक कर रहे हैं वो एम्प्टी है या नहीं, क्योंकि अगर उसमें कोई टपल नहीं होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी. ठीक है, अब एग्जिस्ट होगी तो ये दो को यूज करती है, या तो ट्रू या फॉल्स. तो अगर होगी तो वो ट्रू देगी, अगर एक एटलीस्ट वन टपल भी एग्जिस्ट करेगा तो वो ट्रू देगी. ठीक है, और अगर फॉल्स कब देगी, जब कोई भी टपल वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता होगा. ठीक है, आगे समझते हैं. ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है एक्सप्लिसिट सेट एंड रीनेमिंग ऑफ द एट्रीब्यूट्स एंड एसक्यूएल. ठीक है, एक्सप्लिसिट सेट का मतलब क्या है कि हम इसमें एक्सप्लिसिट सेट को भी यूज कर सकते हैं इन द वेयर क्लॉज. आपको पता होना चाहिए कि हम एक्सप्लिसिट सेट का यूज कौन से क्लॉज में करते हैं. हम किस में करेंगे, वेयर क्लॉज में. ठीक है, रदर देन नेस्टेड क्वेरी की वजह. तो आपसे ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इन एसक्यूएल बेसिक एक्सप्लिसिट सेट का यूज हम किस किस में कर सकते हैं, किस किस में नहीं कर सकते. तो आपको नेस्टेड क्वेरी का हमेशा ध्यान रखना है कि हम इसमें नहीं कर सकते. ठीक है, और इसको हम इनक्लोज करते हैं पैरेंथेसिस से. हमको रिट्राइव करना है सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु वर्क ऑन द प्रोजेक्ट नंबर 1 2 3. ठीक है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया, हमको डिस्टिंक्ट नंबर चाहिए है ना, हमको एक डिस्टिंक्ट वो चाहिए, हमने सिलेक्ट करने. ठीक है, और वर्कर्स ऑन, क्योंकि हमको वर्कर्स ऑन प्रोजेक्ट पे, जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट नंबर क्या है 1 2 एंड 3. तो दैट्स इट, हमको इसको निकालना है बस. और अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा तो वो शो कर देगा, नहीं करता होगा तो वो नहीं बताएगा. ठीक है, ओके. It is a possible to rename in attributes that appear of the queries adding qualify as followed by desired new name. ठीक है, क्या बोल रहा है कि देखो आपको अगर जैसे कि कोई नाम देना है, तो मान लो कि अपना जैसे कुछ भी नाम है हमारा, जैसे DBMS है, और अगर मैं उसको न्यू नाम देना चाहती हूँ, ठीक है, DBMS, मेरे को उसको एज लगाना पड़ेगा. ठीक है, और एज के साथ फॉलोड करेगा मेरा न्यू नाम, यानी कि मैंने दे दिया RDBMS. ठीक है, RDB या RDB कर दिया सिर्फ. ठीक है, तो ये एज किसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है. तो एज के बाद अगर मेरे को न्यू नाम देना है यानी रीनेम करना है उसको, तो मैं एज लगा के इसको एज लगा के इसको दे दूंगी. ठीक है, तो इस टाइप से हम इसमें यूज कर सकते हैं. एज कंस्ट्रक्ट एज अलाइज बोथ एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप नेम. तो क्या बोल रहा है कि एज जो है वो एट्रीब्यूट के साथ भी कर सकते हैं, हम रिलेशन के साथ भी कर सकते हैं ना. और हम इसमें किसका यूज करते हैं, सिलेक्ट एंड फ्रॉम, दोनों क्वेरीज का भी यूज कर सकते हैं. तो आपको पता होना चाहिए, सिर्फ हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान रहे हैं. द न्यू नेम विल बी अपेयर इन द कॉलम ऑफ हेडर ऑफ द क्वेरीज रिजल्ट. जैसे हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे एम्प्लॉय लास्ट नेम एज एम्प्लॉय नेम, हमने लास्ट नेम को चेंज कर दिया और हमने हमारा एक नेम दे दिया. ठीक है, फिर यहाँ पे सिलेक्ट एस मतलब सुपरवाइजर का लास्ट नेम एज सुपरवाइजर का नेम, तो हमने उसके नेम को चेंज कर दिया. ठीक है, एम्प्लॉय एज ई और एम्प्लॉय एज एस. ठीक है, हमने एम्प्लॉय एज ई कर दिया, एम्प्लॉय एज एस कर दिया. ठीक है, ई यहाँ पर हमने सुपरवाइज किया और हमको सुपरवाइजर से निकालना है, तो हमने इस टाइप से इसको सॉल्व कर लिया. ठीक है, आगे देखते हैं. ज्वाइन टेबल इन एसक्यूएल
और आउटर जॉइंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जॉइंट टेबल या जॉइंट रिलेशन क्या होता है एसक्यूएल में, जो परमिट करता है यूजर को स्पेसिफाई टू अ टेबल रिजल्टिंग फ्रॉम द जॉइन ऑपरेटर इन अ फ्रॉम क्लॉज ऑफ द क्वेरी। क्या बोल रहा है कि जॉइन ऑपरेशन मतलब क्या, कि एक स्पेसिफाई टेबल जो रिजल्ट देती है हमको, मतलब बताती है फ्रॉम क्लॉज क्वेरीज से, ठीक है। हम यहाँ पे फ्रॉम क्लॉज का यूज करते हैं। ये बहुत इजियर होती है कंपेयर टू मिक्सिंग टुगेदर ऑल द सिलेक्ट एंड जॉइन कंडीशंस इन द वेयर क्लॉज। जैसे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट और जॉइन कंडीशन को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमको बस सिंपली फ्रॉम क्लोज का यूज करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे करा। कैसे, सिलेक्ट एफ फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एड्रेस, हमने ये तीनों चीजें सिलेक्ट करी। अब हम फ्रॉम क्लोज का यूज कर रहे हैं, हमने इसमें ये ब्रैकेट लगा दिए और इसी के अंदर हम हमारी कंडीशन लिखेंगे, जैसे कि एम्प्लॉय ज्वाइन डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय ने ज्वाइन करी डिपार्टमेंट को ऑन डेट नंबर, ये तो डेट नंबर सॉरी डिपार्टमेंट नंबर, ये डिपार्टमेंट नंबर है ना, डिपार्टमेंट नंबर हमको दे दिया और डिपार्टमेंट कौन सा हो गया, रिसर्च। तो अब क्या होगा कि जिसने ज्वाइन किया हम उसके डेटा उसको ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज्वाइन क्लॉज का यूज कर सकते हैं। अब समझते हैं एगरेटेड फंक्शंस इन एसक्यूएल। तो एगरेटेड फंक्शन आर यूज्ड टू समराइज इंफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल टपल इनटू सिंगल समरी। क्या बोल रहा है, समराइज करता है ये मल्टीपल चीजों को, मल्टीपल टपल्स को। एगरेटेड फंक्शन है ना, एक सिंगल टपल में, क्या बोल रहा है, एक सिंगल में मतलब बहुत सारे मल्टीपल टपल्स को एक सिंगल टपल में कंप्लीट करता है ना, करता है। ग्रुपिंग का हम यूज करते हैं, क्रिएट अ सब ग्रुप्स ऑफ द टपल बिफोर समराइजिंग। यानी कि इसका मतलब ये है कि ग्रुपिंग हम कब करते हैं, एगरेटेड फंक्शन को यूज करने से पहले। क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि ग्रुपिंग क्या काम करता है, सब ग्रुप में टपल्स को सब ग्रुप में बांट देता है। यानी कि हमारे पास बहुत सारे टपल है, मान लो मल्टीपल टपल है, ठीक है। ये टपल्स है हमारे, एक ग्रुप, दो ग्रुप और तीन ग्रुप, ठीक है। तो हमने इसको समराइज करने से पहले ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। ग्रुपिंग एंड एग्रेटेड आर रिक्वायर्ड ऑफ मेनी डेटाबेस एप्लीकेशन वी विल इंट्रोड्यूस इन एसक्यूएल थ्रू टपल्स, है ना। एग्जांपल्स जैसे कि देख सकते हैं, a number of built in aggregated function exist, count sum। aggregated functions क्या हो जाएंगे, पूछे जाते हैं, count max mean। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से aggregated function नहीं है ना, ठीक है। आगे समझते हैं, दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर सिलेक्ट क्लॉज और हैविंग क्लॉज। ये फंक्शन क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट क्लॉज और हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं, जो हम बाद में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और हम इसमें मैक्स और मीन का यूज करते हैं, जो एट्रीब्यूट के साथ यूज किया जा सकता है, विच इज नॉन न्यूमेरिक, और टोटल ऑर्डरिंग के लिए पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज ग्रुपिंग। हमने ग्रुपिंग के बारे में समझ लिया, द ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। So in many cases, we want to apply the aggregated functions of subgroups of tuple in the relation where subgroups are based on symmetry। बहुत सारे एग्रेटेड फंक्शन में हम सब ग्रुप्स करते हैं, किसका, टपल्स का, जो कि मैंने आपको बताया ग्रुपिंग करते हैं। जहां हम सब ग्रुपिंग किसके बेस पे करेंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स के बेस पे, ठीक है। अब द ग्रुप बाय क्लॉज स्पेसिफाई द ग्रुपिंग ऑफ एट्रीब्यूट ऑल्सो अपेयर इन द सिलेक्ट क्लॉज। यानी ग्रुप बाय जो क्लॉज है वो कब यूज होगा, जब हम सिलेक्ट क्लॉज में जो हमको अपीयर हो, ऑब्वियसली बात है, आपने जो सिलेक्ट किया है अगर वो जो शो करेगा वही ग्रुप बाय कर सकते हैं ना। सो दैट वैल्यूज रिजल्टिंग फ्रॉम द ईच एग्रेटेड फंक्शन इज ग्रुप ऑफ टपल। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट पा सकते हैं किसका, ग्रुप ऑफ टपल का, या उससे रिलेटेड उसकी वैल्यूज का, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो, हर एक डिपार्टमेंट को हमको फॉर ईच डिपार्टमेंट रिट्राइव द डिपार्टमेंट नंबर एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द डिपार्टमेंट एंड एवरेज सैलरी हमको उनकी फाइंड करनी है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर काउंट करनी है। देखो, जब भी आपको कुछ सैलरी काउंट करने की बोले, नंबर काउंट करने की बोलता है, वहाँ काउंट फंक्शन विच इज एग्रेगेटेड फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। स्टार आप इसके यहाँ पे लगा रहे हैं, और एवरेज सैलरी फाइंड करनी, इसलिए एवरेज फंक्शन लिखा है हमने, ठीक है। और एम्प्लॉय टेबल से हम फाइंड कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसकी क्वेरी लिख सकते हैं। एसक्यूएल प्रोवाइड्स हैविंग क्लॉज। अब हमने ग्रुप बाय के बारे में पढ़ा, अब हैविंग क्लॉज के बारे में समझते हैं। SQL provides a having clause which appear in a conjunction group by clause
purpose. Having provides a condition on the summary information regarding group by tuples associated with each values of the grouping attributes. क्या बोल रहा है कि एसक्यूएल हमें हैविंग क्लॉज को तो प्रोवाइड करता ही करता है, साथ में हमें ग्रुप बाय की भी सुविधा देता है, जो मैंने आपको बता दिया कि वो समराइज करने से पहले ग्रुप बाय का यूज करेगा। ठीक है, तो हम इन सबका एक साथ यूज देख लेते हैं। फॉर ईच प्रोजेक्ट ऑन विच मोर देन 2 employees work, retrieve the project number, project name, the number of employee who work on a project। तो हमको इतनी सारी चीजें फाइंड करनी है, तो हम किस में से सिलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम, और काउंट करेंगे जो प्रोजेक्ट वर्क ऑन इट। देखो जब भी वर्क ऑन की बात आती है तो वो फ्रॉम में लिखा जाता है ना, आपको याद होना चाहिए। वेयर क्लोज, वेयर कहाँ से करेंगे, प्रोजेक्ट नंबर जो हमको दे रखा होगा। ग्रुप बाय हम किसका करेंगे ग्रुपिंग, प्रोजेक्ट नंबर और प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट नंबर। ठीक है, और हैविंग यहाँ पर काउंट करेंगे जिसकी जो क्या होगी, 2 या 2 से ज्यादा होगी। देखो इसने बोला है ना कि 2 और मोर देन 2 एम्प्लॉय, तो 2 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, आगे समझते हैं हमारा डिस्कशन एंड समरी ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज जो हमने अभी तक पढ़ी। तो हमने अभी तक 6 जो क्लॉज पढ़े हैं विच इज सिलेक्ट एंड फ्रॉम आर मैंडेटरी, जो हमने पहले भी पढ़े थे। अब अगर मैं बात करूं, इसकी जो लाइन्स है वो एंडेड होती है विथ सेमीकोलन से, है ना। सेपरेटेड बाय स्पेसेस है ना, हम स्पेसेस के सेपरेटेड कर सकते हैं। पैरेंथेसिस हम यूज कर सकते हैं विच इज डूइंग दिस, है ना। एंड हम ग्रुप रेलेवेंट पार्ट को स्टैंडर्ड वे में स्लो कर सकते हैं, जैसे हमने करा सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ग्रुप बाय हैविंग, ऑर्डर। अब देखो ग्रुप सिलेक्ट में हम एट्रीब्यूट एंड फंक्शन लिस्ट का यूज करते हैं, फ्रॉम में हम टेबल का यूज करते हैं, वेयर में हम कंडीशन का यूज करते हैं, ग्रुप बाय में ग्रुपिंग करते हैं, हैविंग बाय में ग्रुपिंग का कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि आप पहले ग्रुप बाय करोगे फिर आप हैविंग का यूज करोगे। ठीक है, और फिर आप ऑर्डर बाय का यूज करोगे। सिलेक्ट क्लॉज लिस्ट इन द एट्रीब्यूट ऑफ फंक्शन, फ्रॉम क्लॉज मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, टेबल है ना, टेबल का यूज करते हैं। वेयर क्लॉज में हम कंडीशन का यूज करते हैं। ग्रुप बाय में हम ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स करते हैं। हैविंग में हम कंडीशन जो ग्रुप के लिए कंडीशंस लगाते हैं उसका यूज करते हैं रदर देन इंडिविजुअल। ठीक है, बिल्ट इन जो एग्रेगेटेड फंक्शंस है वो है काउंट, सम, मीन, मैक्स, एवरेज। ठीक है, इसका यूज हम ग्रुपिंग के लिए करते हैं। ऑल सिलेक्टेड टपल्स इन द क्वेरीज विदाउट अ ग्रुप बाय। ठीक है, एंड फाइनली ऑर्डर बाय का यूज हम ऑर्डर के लिए करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल ऑफ दिस टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, हमारा 5.2 में है स्पेसिफाइंग कंस्ट्रेंट एज एसरेशन एंड एक्शंस एज ए ट्रिगर। सो 2 एडिशनल फीचर्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर, हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं कवर करेंगे। नॉर्मली क्रिएट एसरेशन और क्रिएट ट्रिगर, आपको पता होना चाहिए कि कुछ स्पेसिफाइंग कंस्ट्रेंट और एसरेशन ट्रिगर्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे। क्रिएट एसरेशन का यूज हम किस लिए करते हैं, बस इसकी डेफिनेशन देखना है। एडिशनल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट होता है जो आउटसाइड द स्कोप ऑफ बिल्ट इन रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट के लिए यूज किया जाता है। जब भी बिल्ट इन रिलेशनशिप का यूज करते हैं तो हम उसको आउट ऑफ द स्कोप ले जाने की कोशिश करते हैं, तब हम क्रिएट एसरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, और क्रिएट ट्रिगर का यूज कब करते हैं, जब इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई ऑटोमेटिक एक्शन ऑफ द डेटाबेस विल परफॉर्म व्हेन सर्टेन इवेंट्स ऑफ कंडीशन अकर। इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास ऑटोमेटिक एक्शंस अकर होते हैं किसमें, डेटाबेस में, है ना, और कुछ सर्टेन इवेंट्स और कंडीशन को अकर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जनरली इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप को एक्टिव डेटाबेस, है ना। एक्टिव डेटाबेस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिएट, क्योंकि ट्रिगर क्रिएट कर रहा है तो एक्टिव हो जाएगा, है ना। स्पेसिफाइंग जनरल कंस्ट्रेंट इन एसरेशन एसक्यूएल इज, तो हम देख सकते हैं इसके अंदर कि हमारे पास एक कैटेगरी है डिक्लेरेटिव एसरेशन, जिसका यूज हम क्रिएट एसरेशन एज ए स्टेटमेंट ऑफ डीडीएल में हम इसका यूज करते हैं, है ना। और क्या बोल सकते हैं, इट इज गिवन टू कंस्ट्रेंट और नेम स्पेसिफाइड बाय कंडीशन। एक कंडीशन देंगे, कंस्ट्रेंट का नेम देंगे और हम उसको स्पेसिफाई करेंगे। जहां पर हम वेयर क्लोज का भी, इट इज लाइक सिमिलर टू वेयर क्लोज, जहां पर हम कंडीशन देते हैं ना इस टाइप से, तो हम इसका यूज एसरेशन का यूज ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगर इन एसक्यूएल। तो आपको पता है कि क्रिएट ट्रिगर करने के लिए हम क्या करते थे, सर्टेन इवेंट और कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्यूज ऑफ वर्चुअल टेबल कैसे देखेंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जो हमारा एसक्यूएल है हमें कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है इन एसक्यूएल में। कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू में हम क्या देखेंगे, एक व्यू जो होता है वो एसक्यूएल की एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है
जिसमें हम सिंगल टेबल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अदर टेबल, एक सिंगल टेबल अदर टेबल से डिराइव्ड की हुई एक सिंगल टेबल को हम व्यू कहते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक सिंगल टेबल यहाँ से डिराइव करी इस टेबल से, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, व्यू कह सकते हैं। ठीक है, दिस कैन बी बेस टेबल, है ना, ये हमारी बेस टेबल हो सकती है, या प्रीवियसली डिफाइंड व्यू हो सकता है। ठीक है, ए व्यू डज नॉट नेसेसरली एग्जिस्ट फिजिकल फॉर्म, एक व्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है फिजिकल फॉर्म में। इट इज कंसिडर टू अ वर्चुअल टेबल, इट इज कंसिडर टू अ वर्चुअल टेबल या कंट्रास्ट ऑफ बेस टेबल। ठीक है, वो टपल आर ऑलवेजली फिजिकल स्टोर इन द डेटाबेस, हम कह सकते हैं कि हम इसको ऑलवेज कंसिडर करेंगे किसमें, फिजिकल टेबल, वर्चुअल टेबल में, है ना। देखो इसने लिखा भी है, इट इज लाइक अ वर्चुअल टेबल। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, इट डज नॉट प्रोवाइड द लिमिटेशंस ऑफ द क्वेरी ऑफ द, ये कोई इसकी कोई प्रोवाइड नहीं करता है ये लिमिटेशंस। स्पेसिफिकेशंस ऑफ व्यूज इन एसक्यूएल, तो हम यहाँ पर एक क्रिएट व्यू का यूज करके हम हमारे व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट व्यू और टेबल नेम एंड दैट्स इट, हमें जो एट्रीब्यूट चाहिए, जो जो एट्रीब्यूट उस टेबल में चाहिए, मान लो कि देखो टेबल है ना, ये टेबल है, इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम है। ठीक है, अब मुझे दूसरी क्रिएट करनी है इससे छोटी, तो हम क्या करेंगे, देखो कि मेरे को सिर्फ दो ही चाहिए, तो मैं सिलेक्ट कर लूंगी इसके एट्रीब्यूट का नाम और इसके एट्रीब्यूट का नाम, यानी कॉलम का नाम, तो पहले वाले कॉलम का नाम और तीसरे वाले कॉलम का नाम मैं यहाँ लिख दूंगी। ठीक है, हमारी क्वेरीज में, तो इस टाइप से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। व्यू इम्प्लीमेंटेशन एंड व्यू अपडेट एंड इनलाइन व्यूज, तो आप जानते हैं कि अगर व्यू आपने क्रिएट किया है तो उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो और उसको इनलाइन भी कर सकते हो। तो इसकी क्वेरीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, और इसकी जो क्वेरीज को एक स्ट्रेटेजी है विच इज क्वेरी मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर हम मॉडिफाइंग करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं किसको, व्यू क्वेरीज को, ताकि हमें समझने में इजी हो जाए। ठीक है, तो इसको हम इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस हम सिंपली उसके जान रहे कि उस टॉपिक में क्या है। Schema changes the SQL. Schema changes statement in SQL. Schema evaluation command is available in the SQL which can be used to alter schema by adding or dropping tables. क्या बोल रहा है कि स्कीमा जो है वो चेंज कर सकता है। देखो आप भी जानते हैं कि आप किसी टेबल को चेंज कैसे कर सकते हैं, आप उसमें कुछ ऐड करके, या ड्रॉप मतलब उसको उसमें कुछ रिमूव करके। अगर आप उसमें ऐड करेंगे तो भी वो टेबल चेंज रहेगी, आप उसमें रिमूव करेंगे तो भी वो अपने आप में टेबल चेंज रहेगी। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हो, कंस्ट्रेंट को चेंज कर सकते हो, अदर स्कीमा को चेंज कर सकते हो। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर टू रिकम्पाइलेशन ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, या हम कह सकते हैं कि इसमें हम किसी रिकम्पाइल करने की हमें जरूरत नहीं होती है। ठीक, और हमको बस ऐसा चेंज करना है कि वो अफेक्ट ना करे अदर डेटा को, जो कि इनका अगर अगर उसने अगर अदर डेटा को अफेक्ट कर दिया तो विच इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, जो हमने पहले पढ़ी थी। हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमांड पढ़ लेते हैं, विच इज फर्स्ट इज ड्रॉप कमांड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोंट मिस इट। ठीक है, ड्रॉप कमांड क्या होता है, ड्रॉप कमांड का यूज हम कब करते हैं, जब हमको स्कीमा के एलिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि टेबल, डोमेन्स और कंस्ट्रेंट को हटाने के लिए, ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ, इसके अंदर हम दो चीजें यूज करते हैं, दो बिहेवियर होता है, कास्केड और रेस्ट्रिक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिमूव द कंपनी डेटाबेस स्कीमा ऑल द टेबल्स डोमेन्स एंड अदर एलिमेंट, द कास्केड ऑप्शन इज यूज्ड। अगर हमको रिमूव करना है कंपनी के डेटाबेस से सारे टेबल्स को, सारे डोमेन्स को और अदर एलिमेंट्स को, तो हम कास्केड ऑप्शन का यूज करेंगे, जैसे ड्रॉप, स्कीमा, कंपनी और कास्केड। ठीक है, हमने हमारे ये जो तीनों चीजें हैं, है ना, ये क्वेरी का नाम है, ये भी क्वेरी का नाम है। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट का यूज कहाँ करते हैं, ये रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन इज चूजन इन द प्लेस ऑफ कास्केड, जहां पर स्कीमा इज ड्रॉप ओनली इफ द नो एलिमेंट इन इट। यहाँ पर एलिमेंट है इसलिए हम कास्केड का यूज करें, लेकिन अगर एलिमेंट नहीं होता है तो हम किसका यूज करते हैं, ड्रॉप का, सॉरी रेस्ट्रिक्ट का। ठीक है, अदरवाइज ड्रॉप कमांड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि ड्रॉप कमांड एग्जीक्यूट ही नहीं होगी ना, इसलिए। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन, द यूजर मस्ट बी फर्स्ट इंडिविजुअल ड्रॉप एलिमेंट एंड स्कीमा एंड देन ड्रॉप स्कीमा इटसेल्फ। आप पहले फर्स्टली ड्रॉप कमांड को यूज करेंगे, उसके एलिमेंट को ड्रॉप करेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा, तो वो ड्रॉप स्कीमा अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ड्रॉप टेबल डिपेंडेंट कास्केड।
ड्रॉप टेबल कमांड, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना। ड्रॉप कमांड इज नॉट ओनली डिलीट ऑल द रिकॉर्ड इन द डेटा इफ सक्सेसफुली बट ऑल्सो रिमूव द टेबल डेफिनेशन फ्रॉम द किट। ये ड्रॉप टेबल डिलीट नहीं करती, ध्यान रखना। देखो आर से आप इसको याद रखना कि रिमूव द टेबल डेफिनेशन, ठीक है। ये टेबल डेफिनेशन को रिमूव कर देती है। इफ डिजायर डिलीट ओनली द रिकॉर्ड बट लीव द टेबल डेफिनेशन फॉर अ फ्यूचर यूज। मतलब कहने का मतलब, मान लो मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, तो इस टेबल के अंदर के रिकॉर्ड्स हटा देगी लेकिन टेबल बनी रहेगी, ठीक है। तो टेबल की डेफिनेशन को फ्यूचर यूज के लिए रखती है। लेकिन अगर मैं डिलीट कमांड की बात करूं तो डिलीट कमांड टेबल को डिलीट कर देती है, ठीक है। अल्टर कमांड की बात करते हैं तो अल्टर कमांड आप जानते हैं चेंजेस करने के लिए अल्टर टेबल एक्शंस का यूज करता है। इसमें हम एडिंग और ड्रॉपिंग करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है। अल्टर टेबल, कंपनी का नाम डाल दिया हमने, कॉलम ऐड कर दिया, है ना। जॉब, वेयर केयर और 12, वेयर केयर का हम यूज करते हैं वेराइंग कैरेक्टर के लिए। जब हमें कैरेक्टर का पता नहीं होता है कितने कैरेक्टर हैं तो हम उसका वेयर केयर का यूज कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। Once the we done redefine the replacement of the constraint by adding a new constraint if needed, they specify add keyword। हमें ना अगर हमको ऐड करना है तो हम add keyword का यूज करेंगे, किसके अंदर, अल्टर टेबल के अंदर, ठीक है। फॉलोड बाय न्यू कंस्ट्रेंट, और जो नया कंस्ट्रेंट है हमको उसको लिख देना है सिंपली, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, सिंपल और छोटा जो भी है, आपको जितना भी इंपॉर्टेंट समझाया है, आपको ऐसा लगता होगा कि हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि जो भी आप एक्स्ट्रा अगर इसमें कवर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं यूजीसी उस चीज को पूछ सकता है, क्योंकि इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एसक्यूएल, है ना। वी कांट से दैट कि आपसे ये पूछेगा ये नहीं पूछेगा, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम से थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है वो डिटेल में चीजें पूछने लग गए, और वो स्टैंडर्ड बुक से ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उनको कहाँ से मिलेंगे, वो आपकी तरह चैट जीपीटी नहीं करेंगे। अगर हमको आज कोई पेपर बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हम भी बुक्स का यूज करेंगे। अगर हम चैट जीपीटी को बोल देंगे कि तुम पेपर बना के दे दो, तो चैट जीपीटी भी तो कहीं से उठाएगा ना, और फिर बच्चे भी तो चैट जीपीटी कर सकते हैं। तो हमें स्टूडेंट से 2 कदम आगे चलने के लिए बुक्स का सहारा तो लेना पड़ेगा। तो सेम मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हर स्टेट के लेवल पे जो भी एग्जाम्स होती है वो सब बुक को प्रेफर करती है, इसीलिए मैंने बुक को ही प्रेफर किया और बुक को ही मैं पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज आप बुक से पढ़ें, चाहे आप मेरी वीडियोस देखे ना देखे, बट आप बुक को जितनी जल्दी समझेंगे, बुक को जितना अपना अच्छा दोस्त मानेंगे, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। थैंक यू।